रात के ठीक 2:11। नई दिल्ली में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। सरकारी इमारतों की ज्यादातर लाइटें बंद थीं। लेकिन उसी समय देश के एक बेहद गुप्त साइबर मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर अचानक दर्जनों स्क्रीन्स लाल रंग से चमक उठी। एक अधिकारी ने घबराकर अपनी स्क्रीन की तरफ देखा। भारत की एक बड़ी पावर ग्रिड सिस्टम में अचानक अनजान कोड एक्टिव हो चुका था। कुछ सेकंड के भीतर कई शहरों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी। सिस्टम के अंदर किसी ने बहुत पहले से रास्ता बना रखा था और अब वो हमला शुरू हो चुका था। कमरे में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, अगर इसे अगले 10 मिनट में नहीं रोका गया तो पूरा उत्तर भारत अंधेरे में जा सकता है। उस रात भारत की कुछ सबसे तेज दिमाग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। ना कोई गोली चल रही थी, ना कोई टैंक सीमा पार कर रहा था, लेकिन फिर भी ये एक युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता। ये कहानी है उस गुप्त साइबर जंग की जो वर्षों से भारत के खिलाफ लड़ी जा रही है और जिसका जवाब भारत भी उतनी ही खामोशी से दे रहा है। एक ऐसी जंग जहां हथियार बंदूकें नहीं बल्कि कोड, वायरस, सर्वर और हैकर्स हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान में नहीं लड़े जा रहे, बल्कि इंटरनेट की उस अदृश्य दुनिया में लड़े जा रहे हैं जिसे हम साइबर स्पेस कहते हैं। और भारत इस साइबर युद्ध का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है वो दुश्मन जो भारत के पावर ग्रिड, रेलवे सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और रक्षा संस्थानों को निशाना बनाते हैं? क्या सच में विदेशी एजेंसियां भारत के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करती हैं? क्या भारत के पास भी ऐसे सीक्रेट साइबर यूनिट्स हैं जो दुश्मन देशों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखते हैं? और अगर कल सुबह उठते ही पूरा इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम रुक जाए, बिजली चली जाए, तो क्या ये किसी साइबर युद्ध की शुरुआत हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं भारत की उस गुप्त डिजिटल लड़ाई में, जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि एक कंप्यूटर वायरस भी मिसाइल जितना खतरनाक हो सकता है। साल 2010 दुनिया अचानक एक नए नाम से परिचित हुई, स्टक्सनेट। ये कोई साधारण वायरस नहीं था। ये दुनिया का पहला ऐसा साइबर हथियार माना गया जिसने असली मशीनों को फिजिकली नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया। हजारों सेंट्रीफ्यूज अचानक खराब होने लगे, मशीनें खुद ब खुद गलत स्पीड पर घूमने लगी और सबसे खतरनाक बात, ऑपरेटर्स को पता ही नहीं चला कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। उस घटना ने पूरी दुनिया को डरा दिया। अब ये साफ हो चुका था कि भविष्य के युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होंगे। कोई भी देश बिना एक भी सैनिक भेजे दूसरे देश के बिजली सिस्टम, एयरपोर्ट, बैंकिंग नेटवर्क या सेना को नुकसान पहुंचा सकता था। और भारत जैसे तेजी से डिजिटल हो रहे देश के लिए ये खतरा और भी बड़ा था। धीरे धीरे भारत में इंटरनेट बढ़ा, मोबाइल क्रांति आई, सरकारी सिस्टम ऑनलाइन हुए, बैंकिंग डिजिटल हुई, रेलवे, एयर ट्रैफिक, बिजली, अस्पताल सब इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ते चले गए। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से साइबर खतरे भी बढ़ रहे थे। शुरुआती दिनों में भारत पर होने वाले साइबर हमले छोटे थे, वेबसाइट डिफेसमेंट, छोटे मोटे हैक, डेटा चोरी। लेकिन समय के साथ ये हमले ज्यादा संगठित और खतरनाक होते गए। भारत सरकार की कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार विदेशी साइबर हमलों की कोशिशें होती रहती हैं। इनमें बिजली ग्रिड, तेल पाइपलाइन, एयरपोर्ट, टेलीकॉम नेटवर्क और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन आम लोगों को इन घटनाओं का अंदाजा तब हुआ जब अक्टूबर 2020 में मुंबई अचानक अंधेरे में डूब गया। 12 अक्टूबर 2020 मुंबई की लोकल ट्रेनें रुक गईं, अस्पतालों में बैकअप सिस्टम चालू करना पड़ा, लाखों लोग प्रभावित हुए, शहर की बिजली व्यवस्था अचानक ठप हो गई। शुरुआत में इसे तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये घटना साइबर हमले से जुड़ी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में चीन से जुड़े हैकर ग्रुप्स का नाम भी सामने आया। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कई दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, भारत के दुश्मन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट के अंदर भी मौजूद हैं। कल्पना कीजिए,
अगर कोई दुश्मन देश भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को निशाना बना दे, बैंकिंग नेटवर्क बंद कर दे या सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम में घुस जाए, तो क्या होगा? इसी खतरे ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनाए। धीरे धीरे भारत ने अपनी डिजिटल रक्षा को मजबूत करना शुरू किया। CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसियों में से एक बनकर सामने आई। इसका काम था साइबर हमलों की निगरानी करना, खतरे की जानकारी देना और सरकारी संस्थाओं को सुरक्षा सलाह देना। इसके अलावा NCIPPC यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया, जिसका मुख्य काम था देश की महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा। लेकिन साइबर युद्ध सिर्फ डिफेंस से नहीं जीता जाता। कई बार हमला रोकने के लिए दुश्मन की गतिविधियों को पहले से समझना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है भारत की उस गुप्त साइबर दुनिया की कहानी, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक होती है। दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल वर्षों से साइबर वॉरफेयर यूनिट्स बना चुकी हैं। इनके पास हजारों साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि डिजिटल जासूसी और साइबर ऑपरेशन पर भी काम करते हैं। भारत भी पीछे नहीं रहा। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी साइबर क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर साइबर यूनिट्स की भूमिका लगातार बढ़ी है। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सैन्य। लेकिन असली साइबर युद्ध फिल्मों की तरह नहीं होता। ये युद्ध बहुत शांत होता है। कोई धमाका नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं मिलती और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमला हो चुका है। एक साधारण ईमेल, एक नकली लिंक, एक संक्रमित फाइल और पूरा सिस्टम दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। इसे साइबर दुनिया में फिशिंग कहा जाता है। भारत में कई बड़े साइबर हमले इसी तरीके से शुरू हुए। कई बार सरकारी अधिकारियों, सेना से जुड़े लोगों या महत्वपूर्ण संस्थानों को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक खोलता है, उसके कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है और फिर हमलावर धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में घुसने लगते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार आधुनिक साइबर हमलों में सबसे खतरनाक चीज होती है साइलेंस। हमलावर महीनों तक सिस्टम के अंदर छिपे रह सकते हैं। वो डेटा कॉपी करते रहते हैं, गतिविधियों पर नजर रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इसीलिए आज साइबर जासूसी दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी बन चुकी है। पहले जासूस कैमरा लेकर घूमते थे, अब जासूसी सर्वर और कोड के जरिए होती है। भारत भी लंबे समय से साइबर जासूसी का निशाना रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की रिपोर्ट्स में ऐसी ग्रुप्स का जिक्र हुआ जो भारत की सरकारी संस्थाओं, रक्षा संगठनों और रणनीतिक क्षेत्रों को टारगेट करते रहे हैं। इनमें कुछ ग्रुप्स चीन और पाकिस्तान से जुड़े बताए गए। हालांकि साइबर दुनिया में किसी हमले की असली पहचान साबित करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि साइबर हमलावर अक्सर दूसरे देशों के सर्वर इस्तेमाल करते हैं, नकली पहचान बनाते हैं और अपने निशान मिटा देते हैं। इसे एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहा जाता है, यानी हमला किसने किया ये साबित करना बेहद मुश्किल होता है और यही चीज साइबर युद्ध को और खतरनाक बनाती है।